हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपने सिलेबस पूरा कवर कर ही लिया है और रिवीजन भी सबका अच्छे से हो ही चुका है, लेकिन अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो थोड़े कन्फ्यूज़न में ऐसे आ रहे हैं अपन कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, किस टॉपिक को अपने को कितना पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को कितना नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे डाउट आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन यही डिस्कशन करने वाले हैं कि पहले तो अपन वो डिस्कशन करेंगे कि जो बड़े वाले क्वेश्चन आ रहे हैं 4 नंबर के और 3 नंबर के, वो चैप्टर है कौन कौन से। फिर उन चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस करने के बाद में मैंने यहाँ आपके सामने ये लिख रखे हैं। अब ये टॉपिक आप देखोगे तो आपको देखने से तो ये लगने वाला है कि ये तो सारे के सारे टॉपिक लिख दिए सर ने, अब तो इनमें से तो कुछ ना कुछ आएगा ही। ऐसी बात इसके अंदर नहीं है। स्क्रीनशॉट लेकर के ऐसे सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो मैं समझाऊंगा वो यदि समझोगे और रफ कॉपी के अंदर इन टॉपिकों को लिखोगे तब जाकर के अपने को ऐसे तसल्ली होगी कि हाँ मटेरियल तो कमी है। वरना इसको डायरेक्ट आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि तो पूरे के पूरे चैप्टर में जितने टॉपिक है वो सारे के सारे सर ने लिख दिए हैं। ऐसा सीन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इनको देख सकते हैं। पहला जो चैप्टर है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। अब इस चैप्टर के अंदर ये टोटल 5 नंबर का चैप्टर है, पूरा 5 नंबर का है और इसमें एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा जो कि अपने को अथवा में मिलेगा, चॉइस मिलेगी 2 क्वेश्चन की। उसके बाद में एक आएगा इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, एक आएगा इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाला, रिक्त स्थान की पूर्ति करवाने वाला, और एक आएगा अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अतिलोकरात्मक क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि 3 नंबर का इस चैप्टर में से बड़ा टॉपिक कौन सा बनता है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर एक टॉपिक चलता है पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो याद करनी करनी है। उसके बाद में ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो किस टाइप का बनेगा, पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और अडेप्टेशन इन पॉलिनेशन। मतलब परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। उसके बाद में स्वपरागण और परपरागण में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो क्वेश्चन या तो इस हिसाब से बनेगा कि परागण होता क्या है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर बता दीजिए, या फिर परागण होता क्या है, उसके बाद में स्वपरागण में पाए जाने वाले अनुकूलन या फिर परपरागण में पाए जाने वाले अनुकूलन होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो पहला टॉपिक अपने लिखा है पॉलिनेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है अपना। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुदानी की संरचना, इसमें डायग्राम प्लस थ्योरी, ये 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में कुछ इस चैप्टर के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन होती है। अब ये जो डेफिनेशन है ये अलग से 1 नंबर में भी पूछी जा सकती है और 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर भी ऐड हो सकती है। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है अपनी, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, मतलब द्विनिषेचन या फिर त्रिसंलयन। अब इसको डिफाइन करके छोड़ना, अपने को परिभाषित करके छोड़ना है। उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन अपनी एपोमिक्सिस, जिसको हम बोलते हैं असंग जनन। सिर्फ और सिर्फ परिभाषा याद रखनी है, इसके अलावा इसके अंदर और जो भी बातें हैं उसको नहीं देखना है अपने को। उसके बाद में पोलिएम्ब्रियोनी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बहुभ्रूणता, सिर्फ और सिर्फ परिभाषा देखनी है। पार्थेनोकार्पी, जिसको हम बोलते हैं अनिषेक फलन, इसकी भी परिभाषा ही देखनी है। पार्थेनोजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन, इसकी भी सिर्फ परिभाषा देख के छोड़नी है। उसके बाद में हमने टॉपिक लिखे पोस्ट एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब निषेचन से पहले क्या होता है और निषेचन के बाद की क्या घटनाएं होती है। उन घटनाओं के, उन इवेंट्स के सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, बाकी डिटेल में नहीं देखना है। उसके बाद में यदि अलग से सेपरेट तरीके से कोई डायग्राम पूछा जाएगा तो उन डायग्राम में मैं ये नहीं कह रहा कि यही डायग्राम पूछा जाएगा, लेकिन मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर एम्ब्रियो सेक है, मतलब परिपक्व भ्रूण कोश है, उसका नामांकित चित्र है वो आपसे अलग से पूछा जा सकता है, जो कि 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। अब 1 नंबर का अलग से भी पूछ सकता है कि आवृतबीजी पादपों का जो भ्रूण कोश होता है कितने कोशिका का और कितने केंद्रक का होता है। तो 7 कोशिका का और 7 कोशिका और 8 केंद्रक का होता है। उसके बाद में एक छोटा क्वेश्चन बनता है बार बार में, भ्रूणपोष, उसकी
प्लॉइडी लेवल पूछा जाता है कि भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है। भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है मतलब अगुणित, डिप्लॉइड होता है मतलब द्विगुणित, या ट्रिप्लॉइड होता है त्रिगुणित। तो जो एंडोस्पर्म होता है, जो भ्रूणपोष होता है, उसका जो प्लॉइडी लेवल है, उसकी जो सूत्रगुणिता होती है वो कैसी होती है, 3n होती है, त्रिगुणित होता है। तो पहले चैप्टर के टॉपिक इंपोर्टेंट अपने ये है। उसके बाद में जो बड़ा क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का, वो बनता है अपनी जेनेटिक्स में से। अब जेनेटिक्स में क्या होता है, एक तो 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसके अलावा इसके अंदर एक आएगा अपना शॉर्ट आंसर टाइप का और 2 आएंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब इसके अंदर जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं, वो कहां से बनते हैं, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल जी के 3 नियम है, वो तीनों नियम इसी के अंदर ही आते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसके ऊपर आधारित जो मेंडल जी का नियम है उसका उल्लेख कीजिए। या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसके ऊपर बेस्ड जो भी रूल होता है उसको अपने को एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसके अंदर अपना कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस भी आ जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी आ जाएगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसकी सबसे पहले तो अपने को डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद में रूल की जो थ्योरी है वो अपने भले याद रहे या ना रहे, लेकिन इनका जो चेकर बोर्ड होता है, पुनेट वर्ग स्क्वायर वाला चेकर बोर्ड होता है, उसको जरूर याद रखना है, क्योंकि बार बार में चेकर बोर्ड ही पूछा जाता है, थ्योरी नहीं पूछी जाती है इनकी। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है जेनेटिक्स का, वो है अपना कोडोमिनेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको 1 नंबर पे लेकर के चलना, कोडोमिनेंस या फिर सहप्रभाविता, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होता है, प्रभाविता के नियम का अपवाद होता है। ये 3 नंबर का अलग से पूछा जाता है कि कोडोमिनेंस होती क्या है, और इसको ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करना है, रुधिर वर्ग का एग्जाम्पल देकर के समझाना है इसको। उसके बाद में दूसरा एक्सेप्शन रहता है लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। उदाहरण सहित समझाइए, तो अपूर्ण प्रभाविता की डेफिनेशन अपने को तैयार करनी है, और उसका कोई भी 3-4 एग्जाम्पल होते हैं, उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल को आप चेकर बोर्ड के द्वारा निरूपित करके आ सकते हो। उसके बाद में है सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में दात्र कोशिका अरक्तता। सिकल सेल एनीमिया के बारे में 3 नंबर का प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में बाकी के जो सारे जितने सारे टॉपिक लिखे हैं, इसमें ये देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट ही देखना है इनके अंदर, जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब बार बार में इस एक क्वेश्चन के पीछे बोर्ड पड़ी हुई है, कभी क्वेश्चन का आंसर बना देती है, कभी आंसर का क्वेश्चन बना देती है। जैसे कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, वाल्डेर सटन और बावेरी, ये 2 साइंटिस्ट थे। उसके बाद में वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का जो प्रायोगिक सत्यापन है, प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया है, वो दिखाया है टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर। या फिर बोल देता है कि टी.एच. मॉर्गन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सटन और बावेरी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो फिर वापस से जो क्वेश्चन बनाया था वही आंसर बन जाएगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाला, या फिर वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया है सटन और बावेरी ने। उसके बाद में पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन, इसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है कि बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया है। उसके बाद में प्लियोट्रोपी, जिसको हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता क्या होती है, सिर्फ परिभाषा और इसका एक एग्जाम्पल याद रखना है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करके परिभाषित करके छोड़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, अब इसमें बहुत सारे सेक्स डिटर्मिनेशन है, ह्यूमन के अंदर मतलब मनुष्य के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन है, बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन है, और इंसेक्ट के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन है। अब इसमें अपने को याद क्या रखना है, सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि पक्षियों के अंदर या बर्ड्स के अंदर किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जैसे कि अपन आंसर कर देंगे ZZ और ZW। इंसेक्ट के अंदर किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो हम आंसर कर देंगे XX X0। ह्यूमन के अंदर किस प्रकार का होता है, XX XY। और हनी बी, मधुमक्खियों के अंदर किस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो वहां पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, या यूं कहे अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो बस ये सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने अपने को। उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार है। अब ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है,
जैसे कि अपने इनको अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जैसे हीमोफीलिया है, अपना वर्णांधता है, अपना थैलेसेमिया है, अपना सिकल सेल एनीमिया है, अपना फिनाइलकीटोन्यूरिया है। ये 5 डिसऑर्डर है। इन पांचों डिसऑर्डर के अंदर अपने को सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देख करके छोड़ना है, ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं देखनी, क्योंकि 3 नंबर का सेपरेट पूरा का पूरा एक डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बनेगा तो टिप्पणी बनेगी। जैसे 3 नंबर का ये क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर का हीमोफीलिया और 1.5 नंबर की वर्णांधता, तो इनके अंदर 2-2 4-4 लाइन लिखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। उसके बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर के अंदर सिर्फ नाम याद रखने पहले तो कि अपने एनसीईआरटी के अंदर 3 ही गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें डाउन सिंड्रोम है जो कि 21 क्रोमोसोम के अंदर यदि म्यूटेशन हो गया है या फिर 21वें गुणसूत्र के ऊपर दिक्कत हो गई है, उस वजह से डाउन सिंड्रोम हुआ है। उसके बाद में टर्नर सिंड्रोम है जिसके अंदर टोटल गुणसूत्र अपने 45 रह जाते हैं। उसके बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है जिसमें टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। अब इसमें डाउन सिंड्रोम का सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन से गुणसूत्र के अंदर मतलब डबल हो गए थे, कौन सी जोड़ी के अंदर और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया था। तो 21 नंबर के जो गुणसूत्र होते हैं वहां पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है और टोटल गुणसूत्र यहाँ पे 47 जा रहे हैं। लेकिन ये जो गुणसूत्र के अंदर जो उत्परिवर्तन देखने को मिला है, ये कौन से गुणसूत्र होते हैं? ये एलिंग गुणसूत्र होते हैं जिनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। मतलब डाउन सिंड्रोम एक एलिंग गुणसूत्रीय विकार होता है। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये दोनों के दोनों विकार कैसे हैं? लिंग गुणसूत्रीय विकार होते हैं। अब इसमें ये बोल दे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या होता है, तो अपन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जीनोटाइप बोल देंगे 44 प्लस अक्स वाई, मतलब 44 प्लस अक्स वाई। तब तो ये नॉर्मल था, लेकिन एक अक्स क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा आने की वजह से टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 47। वैसे यदि टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो 44 प्लस अक्स 0, मतलब इसमें एक अक्स गुणसूत्र की कमी आ गई है, तो टोटल गुणसूत्र ये कितने हो जाएंगे? 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर जितने भी मैंने बताए, इनमें बार बार में ये भी 1 नंबर का यदि एक क्वेश्चन बनता है तो इसमें ये बोल दिया जाता है कि एलिंग गुणसूत्रीय प्रभावी विकारों के नाम बताइए, लिंग गुणसूत्रीय विकारों के नाम बताइए, है ना। अक्सलिंग्ड प्रभावी के नाम बताइए, अक्सलिंग्ड अप्रभावी के नाम बताइए, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब 5 डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर 5 है, जिसमें एक हीमोफीलिया है और एक वर्णांधता है। ये 2 तो होते हैं लिंग गुणसूत्रीय अप्रभावी रोग। लिंग गुणसूत्रीय प्रभावी रोग अपने एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखे हैं। तो लिंग गुणसूत्रीय अप्रभावी रोग मतलब एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये तो हो गए 2। उसके बाद में जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर बचे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एलिंग गुणसूत्रीय अप्रभावी विकार है। और एलिंग गुणसूत्रीय प्रभावी के अंदर अपनी एनसीईआरटी ने एक ही एग्जाम्पल दे रखा है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वाला। तो ये है अपना जेनेटिक्स वाला। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन बचती है, जैसे क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखनी है, लिंकेज, सहलगनता क्या होती है इसकी परिभाषा, प्लस सहलगनता मेंडल जी के कौन से रूल का अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, उसका एक्सेप्शन होता है अपनी सहलगनता। ये हो गई अपनी जेनेटिक्स, जो कि कितने नंबर की है? 5 नंबर की। उसके बाद में अपना एक बड़ा चैप्टर चलता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, और ये टोटल 6 नंबर का चैप्टर है। और इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं। लेकिन इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है और सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपने को स्मार्ट तरीके से देखना पड़ेगा कि सबसे पहले अपन कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें जो कि इजी भी रहता है और एग्जाम में आने वाला भी है। तो वो वाला टॉपिक अपना कौन सा है? सबसे पहले अपन स्टार्ट करें इस चैप्टर में, तो सबसे इजी क्वेश्चन अपने को यही मिलता है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब डीएनए का द्विरज्जु की मॉडल। अब इस द्विरज्जु की मॉडल के अंदर एक तो अपनी हो जाएगी संरचना, मतलब स्ट्रक्चर बना देंगे अपन, मॉडल बना देंगे। उसके बाद में इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएंगे, मतलब 4 विशेषताएं हो जाएगी, और 4 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में जो सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहता है वो रहता है जेनेटिक कोड का, आनुवांशिक कोड का, जिसमें जेनेटिक कोड होता क्या है, सिर्फ परिभाषा, और उसके बाद में इसकी 4 विशेषताएं देखनी है। और इसके साथ में क्वेश्चन बन सकता है टीआरएनए की स्ट्रक्चर। उसके बाद में 2 एक्सपेरिमेंट है अपने इस चैप्टर में बड़े बड़े,
यदि ये क्वेश्चन बनेंगे तो इन क्वेश्चन के साथ में कोई और छोटा क्वेश्चन ऐड नहीं होगा। बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके साथ में से टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चन ऐसे अपने जो कि प्रॉपर बनने वाले, इनके साथ में कोई और क्वेश्चन ऐड नहीं हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस का एक्सपेरिमेंट है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसको प्रमाणित करने के लिए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट को डायग्रामेटिक तरीके से समझाना है, 4 नंबर का। उसके बाद में डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की बात करें तब तो ये दिया है वाटसन और क्रिक साहब ने, जिसने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उन्होंने ही डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी दिया है। लेकिन डीएनए का जो नेचर होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है या सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। इसको प्रूव करके दिखाया है मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टोल ने। इसके एक्सपेरिमेंट का आपको डायग्राम तैयार कर लेना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग या फिर न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये क्वेश्चन बनेगा तो ये अकेला नहीं बनेगा, इसके साथ में कोई छोटे मोटे डेफिनेशन और साथ में ऐड होगी। मतलब 3 नंबर का मान लो न्यूक्लियोसोम मॉडल है, उसके पास साथ में एक कोई छोटी डेफिनेशन और डाल देगा। उसके बाद में ले कोपेरोन मॉडल, ये पूरा 4 नंबर का ऐसा नहीं बनेगा, ये टुकड़े में बनेगा, इसके साथ में कोई छोटे मोटे डेफिनेशन और डालने वाला है। उसके बाद में सेंट्रल डोगमा, अब सेंट्रल डोगमा का अलग से भी क्वेश्चन बनता है और अपने को सेंट्रल डोगमा यदि समझ में आ गया तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन दे रही है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उनका जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में चलता है। जैसे डीएनए से डीएनए में, डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है। तो अपन यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं या अनुवादन बोलते हैं। तो सेंट्रल डोगमा अलग से पूछेगा तो ये तीनों डेफिनेशन आ जाएगी और यही तीनों डेफिनेशन 1 नंबर के लिए अपने अलग से भी काम में आने वाली है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। ये डेफिनेशन भी अपने को ये सेंट्रल डोगमा बता देने वाला है जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन का एक टॉपिक चलता है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी है और यूकैरियोटिक के अंदर भी है। और ये क्वेश्चन अभी पीछे से पिछली बार वाले एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया तो इसका थोड़ा सा वेटेज इस बार के लिए कम है, 2025 के लिए इसका थोड़ा सा वेटेज कम है। लेकिन अपने को इतनी बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन तैयार रखनी है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अनुलेखन इकाई होते हैं, उनके भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपन प्रमोटर देखते हैं, स्ट्रक्चरल जीन देखते हैं, टर्मिनेटर देखते हैं। नाम लिखने को बोलेगा तो नाम लिख देंगे और डायग्राम बनाने को बोलेगा तो इसका डायग्राम बना देंगे। उसके बाद में शॉर्ट नोट के रूप में यदि यही 4 नंबर का क्वेश्चन यदि टिप्पणी के अंदर पूछा जाएगा तो इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 2 नंबर की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, 2 नंबर की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो इसके अंदर शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। उसके बाद में ट्रांसलेशन जो कि 2024 के अंदर अलग अलग तरीके से इसको पूछ लिया गया तो इसका वेटेज कम है, लेकिन अपने को ट्रांसलेशन की डेफिनेशन एक बार के लिए जरूर देखनी है और ये सारे टॉपिक तैयार होने के बाद में अपने को ट्रांसलेशन को नॉर्मली देख के जरूर जाना है, मतलब रिस्क नहीं लेनी है यहाँ पे। उसके बाद में छोटे क्वेश्चन कई बार बार में ये पूछे जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड के घटक कौन से हैं, न्यूक्लियोसाइड के घटक कौन से होते हैं और इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, जैसे कि नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, इस हिसाब के छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर 4 नंबर का तो बड़े क्वेश्चन बनेंगे, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप का बनेगा और 1 नंबर का अतिलोगारिथमिक या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनने वाला है। तो पहले आपको टारगेट करना है इस हिसाब से। अब इसमें मैंने टॉपिक भी मैंने सारे नहीं लिखे हैं। आप मान के चलिए जैसे आप डेस्क वर्क को मतलब प्रैक्टिस करते हो डेस्क वर्क के अंदर पेपर के, तो उसमें 9 मॉडल पेपर होते हैं और वो 9 मॉडल पेपर आपको बहुत इजी लगते हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि इन चैप्टरों के अंदर ये बड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं और अथवा में बनते हैं, तो मान के चलिए कि एक चैप्टर के अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब डेस्क वर्क के अंदर 9 मॉडल पेपर होते हैं, तो एक मॉडल पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 9 मॉडल पेपर के अंदर 18 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हो और वहां पे आपको ये लगता है कि मतलब ये तो कम ही है,
है ना, 18 क्वेश्चन। अब इन तीनों चैप्टर के अंदर 18 तो हमने टॉपिक के नाम भी नहीं लिखे, डेफिनेशन को मिलाने के बाद में भी 18 नहीं बन रहे हैं, फिर भी आपको ये लगने वाला है कि तो सारे के सारे क्वेश्चन आ गए, ऐसा नहीं होता है ना। अब आप मतलब आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, उसके लिए अपन ये सिस्टमेटिक तरीके से कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये है। इंपॉर्टेंट सारे हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सीक्वेंस से अपन ने ये बनाया है। अब 5 चैप्टर ऐसे हैं, 3 तो अपन ने कर लिए, जिसमें 2 में अपने 3-3 नंबर के आ गए और 1 में 4 नंबर का आ गया। अब 2 चैप्टर बड़े और बचे हैं, वो भी अभी अपन देखने वाले हैं, जिसमें एक तो है 4 नंबर का ऐसे टाइप का निबंधात्मक प्रश्न बनने वाला है, और एक चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं। वो चैप्टर भी अपन यहाँ पे अभी डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि 1.5 नंबर के, 1-1 नंबर के बाकी के जो चैप्टर बच गए उनके अंदर कितना पढ़ना है, उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सारा डिस्कशन करने के बाद में क्वेश्चन भी मैं लेके आने वाला हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के बनने वाले। फिलहाल के लिए तो अपना डिस्कशन इस हिसाब से चल रहा है कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक क्लास ऐसी होगी जिसमें सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा कि ये क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, ये इस हिसाब से बनेगा, वो भी अपन बात करने वाले हैं। अब ये है अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर। अब ये चैप्टर है वो टोटल अपना 6 नंबर का है और चैप्टर बड़ा है, बहुत बड़ा। उसमें अपनों को लगता है कि कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा टॉपिक छोड़े। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो चैप्टर चलता है इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड हो रखा है। पहला हिस्सा इसका ये है कि उसके अंदर जो सामान्य रोग होते हैं वो प्लस इम्यूनिटी प्रतिरक्षा का, दूसरे के अंदर कुछ बड़े वाले डिजीज होते हैं, और तीसरे वाले के अंदर ड्रग्स वाले ये चलते हैं अपने। तो इसमें कई बार तो एक ही पार्ट से क्वेश्चन आता है और कई बार 2 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तीनों पार्ट एक साथ में नहीं आ सकते हैं। अब इसमें अपने को क्या पता है कि भाई कौन सा पार्ट नहीं लेगा, तो इसके लिए अपने को थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इसके 3 पार्ट है, उन 3 पार्ट के अंदर लास्ट ईयर जो क्वेश्चन एक पार्ट में से पूछा था पूरा का पूरा, एक तो पूछा था एड्स और एक अथवा में उसके पूछ लिया था कैंसर, मतलब इम्यूनिटी वाले ऐसे कैसे रहेगी, ड्रग्स वाले ऐसे कैसे रहेगी। तो लास्ट ईयर ये पूछ लिया, इसका मतलब इस बार एड्स और कैंसर का वेटेज थोड़ा सा कम हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर पूरे के अंदर, वो है इम्यूनिटी का, प्रतिरक्षा का, कि इम्यूनिटी होती क्या है, प्रतिरक्षा होती क्या है, और इनके जो टाइप होते हैं जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, इनके अंदर डिफरेंस। उसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उपार्जित प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं, और एक अपनी सहज प्रतिरक्षा होती है, इनके अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है। और इन्हीं के साथ में एक इनके स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी अणु की संरचना जो कि वाई शेप वाला होता है, उस डायग्राम को छोड़ के नहीं जाना है। तो आपको 4 नंबर के लिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करना है इम्यूनिटी का। एक ही क्वेश्चन बना लेना आप, इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद में इम्यूनिटी के टाइप है उन टाइप्स को देख लेना, और उनके अलावा एक ये स्ट्रक्चर देख लेना, और एक सहज प्रतिरक्षा के कुछ बैरियर या अवरोध दे रखे हैं, उन अवरोध के बारे में देख लेना। एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का यहां से बन जाएगा। उसके बाद में दूसरे पार्ट के अंदर जो बड़े वाले डिजीज बचे हैं उनके अंदर एक तो है अपना मलेरिया, और उस मलेरिया के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टाइफाइड छोटी सी डिजीज है लेकिन ये 4 नंबर का अलग से बन सकता है। इनके अलावा जो सामान्य रोग बचे हुए हैं उनके बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ उनके पैथोजन के नाम याद रखने हैं, उनके रोगजनक और रोग वाहक का नाम याद रखना है। लक्षण सबके अंदर सेम सेम मिलने वाले हैं, उनके सिर्फ रोगजनक का नाम याद करके छोड़ देना कि, और ये देख लेना कि जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है कि कृमि से होता है कि कवक से होता है। ये चीज देख लेना सिर्फ 1 नंबर वाले के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या रिक्त स्थान के लिए, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर 2 तो बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 2 बनेंगे अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले रिक्त स्थान वाले, एक बनेगा अपना 4 नंबर का क्वेश्चन। मतलब एक ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का, 1 नंबर का रिक्त स्थान हो गया 2, और एक बन जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा निबंधात्मक या ऐसे टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद में इस चैप्टर के लास्ट में दे रखी है ड्रग्स,
और अपने एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ड्रग्स दे रखी है, एक ओपियोइड्स दे रखी है, एक कैनाबिनोइड्स दे रखी है, कोका एल्कलॉइड्स दे रखी है। इनमें से कोई ना कोई या तो ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो इस पार्ट्स में से क्वेश्चन बनेगा ड्रग्स वाले के अंदर, तो एक तो बन जाएगा मान लो ओपियोइड्स और इसके अथवा में बन जाएगा कैनाबिनोइड्स या फिर कोका एल्कलॉइड्स। मतलब ये तीनों ड्रग्स अपने को याद रखने, और इनमें याद रखना क्या है, इनके अंदर 2 तो दे रखी है रासायनिक संरचना या केमिकल स्ट्रक्चर, जो सिर्फ और सिर्फ दे रखी है मॉर्फिन की और कैनाबिनोइड्स की। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये 1-1 नंबर की आती है। उसके बाद में ये जो ड्रग्स होती है इनका जो सोर्स होता है, इनका जो स्रोत होता है कि कौन से प्लांट से ये ड्रग्स बनाई जा रही है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में इनका इफेक्ट क्या रहता है, इनका लेने का तरीका क्या रहता है। तो इफेक्ट के अंदर तीनों के अंदर सेम इफेक्ट देखने को मिलेंगे। या तो अपन ये लिख सकते हैं कि इसमें प्रभावित अंग होगा जो मस्तिष्क होगा, अपना ब्रेन होगा, या फिर अपन ये बोल देंगे कि सीएनएस वाला पार्ट होगा ब्रेन का भी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने वाला है। इस हिसाब से ये अपना इतना बड़ा जो चैप्टर था जो सिंपल तरीके से हो गया। क्वेश्चन कितने बने, एक तो इम्यूनिटी का, दूसरा क्वेश्चन प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल और टाइफाइड का, तीसरा क्वेश्चन अपने ड्रग्स का, और इनमें से 2 क्वेश्चन तो अपने को एग्जाम में मिलने वाले। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिखवा दिए। मेन टारगेट आपका इनके ऊपर होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूरे बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लो, उसके बाद में आपको नए क्वेश्चन पे जाना है। सबसे पहला काम आपका इन क्वेश्चनों का है, इनका वेटेज ज़्यादा है। एड्स और कैंसर, अब अपन ये नहीं बोल सकते कि ये पूछे जाने वाले नहीं, हो सकता है कि इनके फिल इन द ब्लैंक्स वाले बना दिए तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन काम में आए, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन काम में आ सकती है। तो नॉर्मली इनको सबसे लास्ट में देख के जरूर जाना है, एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में। उसके बाद में एक बड़ा जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, वो आता है अपना इकोलॉजी में से, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से, पारितंत्र में। और इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि इसमें जितने टॉपिक है उनमें से सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं और टॉपिक ही इतने ही है। जैसे मान लो मैंने ये 6 टॉपिक लिखे हैं और इन 6 टॉपिक में से हो सकता है कि एग्जाम के अंदर 4 टॉपिक तो आएंगे। जैसे लास्ट ईयर पूछ लिए थे 4 टॉपिक, सारे के सारे पूछ लिए, 2 ही टॉपिक बचे थे। तो इस बार ऐसा भी हो सकता है कि 6 में से 2 तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो अपने को मान के ही चलना है, क्योंकि अथवा में क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। लेकिन टुकड़े टुकड़े में बनाएगा तो इसमें से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, और क्वेश्चन ही अपने इतने दे रखा है जिनमें सबसे इंपोर्टेंट जो रहने वाला है क्वेश्चन, सबसे पहले आप इस चैप्टर में से पढ़ने वाले हो तो वो टॉपिक आपका होना चाहिए इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड। इनकी डेफिनेशन, 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, उन तीनों प्रकार के अंदर किसी भी एक की डिटेल आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में डीकंपोजिशन या फिर अपघटन, कि डीकंपोजिशन होता क्या है या अपघटन होता क्या है, इनके स्टेप्स या चरण कौन कौन से, 5 चरण है, उनके नाम प्लस डीकंपोजिशन का एक डायग्राम देखना है। उसके बाद में इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर आपसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बारे में पूछ सकता है, तो आपको सिर्फ बायोटिक फैक्टर के नाम और एबायोटिक फैक्टर के नाम जरूर याद रखने हैं। फिर प्रोडक्टिविटी, अब ये 2024 के अंदर पूछ ली गई है प्रोडक्टिविटी, तो इसका वेटेज थोड़ा सा अब कम हो गया है प्रोडक्टिविटी का, लेकिन आपने तैयार तो कर ही रखा है तो एक बार रिवाइज करके चले जाना। उसके बाद में एनर्जी फ्लो का लास्ट ईयर नहीं पूछा था, तो एनर्जी फ्लो वाला या ऊर्जा प्रवाह वाले को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देना। फूड चेन और फूड वेव, फूड चेन पिछली बार मतलब नॉर्मल तरीके से पूछ ली गई थी, लेकिन अब इस बार आपको फूड चेन के बारे में और फूड वेब के बारे में 3 नंबर के लिए बड़ा क्वेश्चन तैयार करना है। जैसे कि फूड चेन होती क्या है, खाद्य श्रृंखला होती क्या है, इसके प्रकार कौन से होते हैं, और किसी 1-2 फूड चेन का आप डायग्राम भी इसमें देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 चैप्टर के बारे में देखा है और 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जिनमें वेटेज कितने का रहा है। जैसे पहला चैप्टर था अपना 5 नंबर का, दूसरा चैप्टर हमने जेनेटिक्स का देखा था वो भी 5 नंबर का, तीसरा मोलिकुलर बायोलॉजी का देखा था वो 6 नंबर का, और चौथा ये देख रहे हैं 6 नंबर का, और 5वां ये देख रहे हैं 5 नंबर का। टोटल 10, 16, 16 और 6, 22 और 27, मतलब 27 नंबर, 56 में से 27 नंबर तो अपने ये 5 चैप्टर दे रहे हैं। तो इन 5 चैप्टर को अपने को छोड़ के नहीं जाना, और जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया है उनको आप पहले पढ़ोगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने बताया इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आप जब भी पढ़ने बैठो तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद में आपकी जो मर्जी, आपको जो पहले से याद है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो याद है उनको भूल जाओ, जो याद है उनको याद रखने हैं, लेकिन इनको आपको सबसे पहले देखने हैं। अब इनके अलावा मतलब 8 चैप्टर और बच गए अपने 27 के अंदर,
अब 29 नंबर का काम और बच गया है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके साथ में ही पहले आप इसको देखना और उसके बाद में वो वाला वीडियो डाल दूंगा, तो उसको भी देख लेना। तो आपका पूरा 56 नंबर का जो पेपर होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसे ही ये काम पूरा हो गया अपना, उसके बाद में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, अतिलोगात्मक जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाने वाला हूँ, और शॉर्ट टाइप के आंसर है वो भी करवाने वाला हूँ, लॉन्ग टाइप के है वो भी करवाने वाला हूँ, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो भी करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए तो इतना ही देखेंगे। अब कल की क्लास के अंदर अपन देखने वाले जो बाकी के चैप्टर बच गए उनमें इंपॉर्टेंट क्या है। थैंक यू सो मच।